मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और बारिश तो तुम्हें पता ही है, हर दिन आ रही है, हर दिन बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रहा है। शायद वो लॉकडाउन मतलब वो जो सैटरडे संडे वाला जो क्या था कर्फ्यू, शायद वो हटने वाला है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, सुना है मैंने, चाय की दुकान पर बैठोगे तो इधर उधर की बातें मिलती है सुनने को, तो मैंने सुना है। तो लेट्स होप, देखते हैं क्या होगा। अगर हो भी जाता है तब भी सैटरडे संडे पर आई विल नॉट बी अपलोडिंग एनी लेक्चर्स। मैं आज के दिन ही जो अपलोड करूंगा, 2 दिन का टाइम मिलेगा। 2 दिन का टाइम तुमको इसलिए मिलेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लेक्चर्स देख लो, थोड़ा पीछे हो जाते हो तुम लेक्चर देखने के टाइम में। फिर कुछ लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं सर हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। अरे भाई साहब, सिर्फ मेरे को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुम लेक्चर्स नहीं देखोगे तो कब तक काम चलेगा वो। मतलब ऐसे तो मैंने सोचा था कि हर दिन के हिसाब से लेक्चर्स डाल दिया करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों के साथ। अब नेट का भी इशू होता है, नेट भी हमें इतना ज़्यादा नहीं मिलता कि हम हर दिन के हिसाब से लेक्चर्स देख पाए। तो उस हिसाब से हफ्ते में 4 लेक्चर सही है, और हफ्ते में 4 लेक्चर सही है मतलब तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है 4 लेक्चर्स देखने के लिए, तो तुम मैनेज कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत समझदारी से नेट यूज करोगे। तो तुम अगर बेकार की चीज़ों में नेट खर्च करोगे तो बस कुछ नहीं किया जा सकता, जो भी है छोड़ो। अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था, कंडक्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। अगर तुमको ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो तुम क्लासरूम में बैठ के आराम से समझ सकते हो, और एक बार क्लासरूम में जो लेक्चर मैंने कराया है, एक बार वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया लेक्चर, तो तुम कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंडक्टर्स में क्या क्या बताया है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी कंडक्टर का क्या याद रखेंगे कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, उसके कारण ही उसकी कंडक्टिविटी होती है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब जितना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयंस भी होते होंगे, ठीक है। ये मेटल्स में ऐसा होता है, तुम जानते हो। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था, सेकंड प्रॉपर्टी बताया था कि अगर एक कंडक्टर है और कंडक्टर किसी भी शेप का, ठीक है, मैंने स्फेरिकल शेप का कंडक्टर लेके तुमको बताया है, लेकिन कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रख देते हो, अगर आपने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, ऐसा फील्ड जो जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट फील्ड पे अगर मैंने उसको प्लेस कर दिया, तो ऐसा होता है कि अंदर में जो चार्जेस होते हैं वो इंड्यूस होने स्टार्ट होते हैं या अरेंज होने स्टार्ट होते हैं, और जो चार्जेस हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, चार्जेस इस तरह से अरेंज होते हैं कि अंदर में, कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, फिर एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें और क्या बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब बाहर की दुनिया से अनजान, उसको पता भी नहीं है कि बाहर में कोई दुनिया भी है, या बाहर की दुनिया का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था अगर उसमें, तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कंडक्टर, जब मैं बोल रहा हूं कि आइसोलेटेड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रखा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रखा हो, दोनों ही केस में उसके अंदर जो नेट फील्ड बनता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ये बात अपने को क्या करना है, याद रखना है। फिर और क्या याद रखना है सर इसमें, कंडक्टर में फिर मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर को अगर आप चार्ज देना, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कराए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब अगर अंदर में, कंडक्टर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब कंडक्टर के अंदर का जो रीजन है वो इक्विपोटेंशियल रीजन है, पूरा का पूरा जो कंडक्टर के अंदर का रीजन होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल रीजन से नॉर्मली निकलते हैं क्या, तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। फिर मैंने आपको कल वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस कराए थे जिसमें मैंने इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था। वो दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल है, अच्छे से आपको वो क्वेश्चंस याद रख लेना है। फिर और क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर को तुम
बाहर से अगर चार्ज देना स्टार्ट करोगे, कोई कंडक्टर है अगर और तुमने कंडक्टर को बाहर से चार्ज देना स्टार्ट किया, बाहर से चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को बाहर से चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है, कंडक्टर था बाहर से चार्ज प्रोवाइड करोगे, तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी तुमने एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड किया वो कंडक्टर के सरफेस में, कंडक्टर के सरफेस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाता। अब कंडक्टर के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए जब भी मैं कंडक्टर के बारे में बात करूंगा तो हम रो डिफाइन नहीं करेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सिंस जो भी चार्ज था वो उसके सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसलिए हमने वहां पर बोला था कि जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर को आप जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वो उसके सरफेस में आ जाएगा। अब सरफेस में आ जाने का रीजन मैंने क्या बताया था, अब सरफेस में आ जाने का रीजन है कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर में जो फ्लक्स बनता है वो जीरो हो जाता है। अब अगर अंदर में फ्लक्स जीरो बन गया, इसका मतलब अंदर में क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको फाइंड करके बताया था। आज क्या करते हैं, वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपने को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside a conductor। एक कंडक्टर के जस्ट बाहर, एक कंडक्टर के जस्ट बाहर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने इतना सारा कैलकुलेशन कर लिया, वहां पे जो आपने कराया था पॉइंट चार्ज के कारण, मेटल प्लेट के कारण, इन सब के कारण, तो वो कंडक्टर नहीं थे क्या, थे, वो कंडक्टर थे लेकिन वो एक स्पेसिफिक शेप के थे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के जस्ट बाहर, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, उसके जस्ट बाहर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ऐसा समझो कि मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास। अच्छा एक और चीज क्या बताया था कि अगर स्फेरिकल शेप का कंडक्टर होता है, अगर स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है, हर जगह मतलब हर पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा, उसका वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितने शार्प एजेस होंगे, जितने शार्प एजेस होंगे चार्ज डेंसिटी वहां पर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब मान लो एक कंडक्टर है, ये एनसीईआरटी बुक में भी डेरिवेशन गिवन है। एक ऐसा कंडक्टर है कोई भी शेप का, कोई भी शेप का मतलब अमीबा के शेप का, अमीबा के शेप का एक कंडक्टर ले लिया मैंने, और मान लेते हैं कि पूरे कंडक्टर के सरफेस में पॉजिटिवली, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन हर एक पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई चेक करता तो वो सिग्मा 1 अगर होता तो यहाँ पे वो चेक करेगा तो सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 3 होगा, कुछ भी अलग वैल्यू हो सकता है। अब अपने को क्या करना है, इस कंडक्टर के कारण, ये जो कंडक्टर है उसके कारण जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट बाहर। अब कंडक्टर के जस्ट अंदर कितना होगा, अगर एक कंडक्टर है किसी भी शेप का है, कंडक्टर के जस्ट अंदर फील्ड कितना है, अगर कंडक्टर था जस्ट अंदर के बारे में बात करें, एकदम सा जस्ट अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर के बारे में अगर बात करूं, अंदर की बात है अगर मैं ऐसे बोलूं, तो ये अंदर की बात में जो अंदर की जो फील्ड होगी वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों, कंडक्टर की प्रॉपर्टी चल रही है सर, यही तो स्टार्टिंग से ही तो हमने यही पढ़ा दिया ना आपको कि कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर के जस्ट अंदर जो फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उसमें तो कुछ फाइंड करेंगे नहीं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मुझे फील्ड कैलकुलेट करना तो है लेकिन कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये आपको पॉइंट डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। अब अगर ये एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा डेरिवेशन का। माहौल कैसे बनाओगे, आप बोलोगे कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है, इन व्हिच चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड
in which charges are distributed in its surface, ठीक है। फिर बोलोगे we are required to calculate electric field at a point P, मतलब हम चाहते हैं कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले, ये हम चाहते हैं। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो तुम कूलम्ब्स लॉ यूज करो, ठीक है, या तुम क्या करोगे, गॉसेस थ्योरम यूज करोगे। अब कूलम्ब्स लॉ यूज करने के लिए, दो कूलम्ब्स लॉ से अगर करना पड़ता तो यहां से यहां का सेपरेशन, 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 जितने भी चार्जेस हैं उनसे सबका सेपरेशन जानना होता, सबको वेक्टरली ऐड करना होता, हालत खराब हो जाती, 2-3 जनरेशन लग जाते, तब जाके डेरिवेशन आती, ठीक है। तो भाई कूलम्ब्स लॉ से तो नहीं करेंगे हम इसको, तो फिर और क्या तरीका बच गया, दो तरीके जानते हैं फील्ड कैलकुलेट करने के, या तो कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं या क्या यूज करेंगे, गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि भाई अगर मुझे गॉसेस थ्योरम यूज करना है, अगर मुझे गॉसेस थ्योरम यूज करना है तो जहां पर भी फील्ड कैलकुलेट करना है उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा है। अब यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट P पे फील्ड कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका है, वो तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। जहां पर भी फील्ड फाइंड आउट करना है ना, वहां पर एक बहुत ही छोटा सा गॉसियन सरफेस इस तरह से इमेजिन कर लो, ठीक है, कुछ कंडक्टर के अंदर, कुछ कंडक्टर के बाहर, जहां पे भी आपको पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, ठीक है। गॉसियन सरफेस में मैंने क्या बताया था, जब भी चार्ज दिखे तो बोल देंगे एक गॉसियन बनाऊंगा तुम्हारे चार्ज के अंदर या तुम्हारे चार्ज के बाहर, तो यहाँ पे इस तरह का मैंने एक सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब ये जो सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस है, इसका ये जो डिस्क वाला एरिया है ना, ढक्कन, ये dA का वैल्यू मैंने बहुत स्मॉल लिया है, वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल क्यों लिया मैंने, वेरी स्मॉल लेने का पर्पस क्या है, यहां पर अगर देखोगे तो कंडक्टर का जो शेप है वो हर जगह से अलग अलग है, मतलब ये कंडक्टर जो है वो अमीबा के शेप का है, अगर तो हर जगह का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है क्या, अगर हर जगह का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अलग अलग, अगर हर जगह का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अलग अलग तो हर जगह का सिग्मा भी अलग अलग, अगर हर जगह का सिग्मा अलग अलग मतलब तुम अगर यहां से यहां मूव कर जाओ तो सिग्मा बदल जाएगा क्या, तो अगर ये यहां से यहां मूव करने पे सिग्मा बदल जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जिस एरिया पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो बहुत ही छोटा एरिया है, इससे क्या होगा, फॉर दिस स्मॉल dA, फॉर दिस dA one can consider sigma to be constant, one can consider sigma to be constant। हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं। अच्छा, अब अगर dA छोटा था, सिग्मा कांस्टेंट मान लिया, अब मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा गॉसियन सरफेस क्यों लिया, तो बस मैं चाहता था कि ऐसा छोटे से एरिया का गॉसियन सरफेस ले दो, इसलिए मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसा बना लिया। अब मुझे P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। अब इसमें कुछ बातें नोट करने वाली, कुछ बातें। गॉसियन थ्योरम क्या होता है, गॉसियन थ्योरम होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन, यही तो गॉसियन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अच्छा, जो E वेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पर, जो E वेक्टर लिखा है वो किस चार्ज के कारण होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है उसके कारण, गॉसियन सरफेस के बाहर में जो चार्ज होगा उसके कारण, या जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सबके कारण। तो इसका आंसर क्या होता है कि अगर मैं ये लेता हूं फ्लक्स अपन लिखते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर फ्लक्स लिख रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है पूरे सिस्टम में उसके कारण होता है, हाँ या ना। मतलब एक मिसकंसेप्शन लोग अपने माइंड में बना लेते हैं कि यहाँ पे अगर Qn है, अगर यहाँ पे Q इनक्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा उसके कारण होगा। ये गलती है, मिस्टेक है, नहीं करनी है गलती, ठीक है। अब नहीं, क्या गलती क्या नहीं करना, जब भी मैं लिखता हूँ E डॉट dA तो यहाँ पे जो E है, E is the electric field present because of all the charge system, मतलब जितने भी चार्ज अरेंजमेंट तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे सबके लिए ये E का वैल्यू लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो
इसके कारण ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के कारण अगर मैं फील्ड बनाता तो ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल रीजन है, तो जो फील्ड बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा क्या, तो यहाँ पर फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। और अगर मैं फ्लक्स लिखूं, अब मुझे लिखना है क्लोज, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ या पूरे सरफेस में फ्लक्स। अब अगर आप सिलेंडर को देखोगे तो सिलेंडर में क्या है, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, लिख दे रहे हैं ई डी ए लिखेंगे किसके कारण, पहले वाले सरफेस के कारण, ये पहला सरफेस, ये कर्व सरफेस और ये थर्ड सरफेस, ई डी ए बिकॉज ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस ई डी ए बिकॉज ऑफ सेकेंड सरफेस प्लस ई डी ए बिकॉज ऑफ थर्ड सरफेस। जितने भी सरफेसेस प्रेजेंट थे सबके कारण हम क्या करेंगे, अलग अलग से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और सिंस फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो कैलकुलेट करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने में जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। अब देखो फर्स्ट वाले सरफेस के कारण अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसका जो एरिया है, इसका एरिया है डीए और ये भी रेडियली आउटवर्ड है फर्स्ट वाले सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, डीए भी रेडियली आउटवर्ड, तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे, सब में वेक्टर भी है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ई डीए, अब cos 0 का वैल्यू 0 हो गया तो सिंपली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ d हो जाएगा, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका एरिया कितना था, dA था, प्लस सेकंड वाला सरफेस। अब कर्व वाले सरफेस के लिए अगर आपको निकालना हो, ये कर्व सिलेंडर के फील्ड लाइंस ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, अगर ये कर्व सरफेस के लिए निकालते, ये जो सिलेंडर का कर्व पोर्शन है उसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या, अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस थर्ड वाले सरफेस में अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, अगर कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं है तो ये E डॉट dA भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा बराबर होगा qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब q इनक्लोज कितना है, तो गॉसियन सरफेस ये था, इस वाले रीजन में जो मैंने काले से शेड किया है, इस वाले रीजन में जो चार्ज होगा वही तो मेरे qn का वैल्यू होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके नीचे कोई चार्ज नहीं। अब ये कैसे लिखेंगे, इसका एरिया मुझे पता है dA और इसका चार्ज डेंसिटी है मान लो सिग्मा, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा और इसका एरिया कितना है dA, तो सिग्मा को dA से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका चार्ज मिल जाएगा क्या, तो qn का वैल्यू क्या लिख दोगे, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा भी सिंपलीफाई करके लिख दिया अगर, तो E dA इक्वल्स टू सिग्मा dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, dA से ये dA कैंसिल कर देंगे अगर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एक कंडक्टर के कारण, मतलब तुम्हें कभी भी अगर एक कंडक्टिंग सरफेस मिले, उस कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड में तुमको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है, याद रखना है। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला ना इनफाइनाइट शीट में भी आया था, इनफाइनाइट शीट का अगर तुमको याद हो तो वहां पे फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट के लिए जब मैंने रिजॉल्व किया था तो वहां पे फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं, कंडक्टर के बारे में, अच्छा इनफाइनाइट शीट वाली कहानी कैसे बताई थी हमने, इनफाइनाइट शीट के लिए पहले डिस्क में फाइंड किया था, तो डिस्क में कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म आया था उसमें, डिस्क में कैलकुलेट किया था। फिर डिस्क में जब रेडियस टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया था, रेडियस अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया था, तब जो वैल्यू आया था हमारे पास वही क्या था, इनफाइनाइट शीट का था क्या, और इनफाइनाइट शीट मैंने गॉसेस थ्योरम को यूज करके भी इनफाइनाइट शीट का फील्ड कैलकुलेट किया है। अभी क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग सरफेस के कारण अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिंस यहाँ का चार्ज डेंसिटी अलग है, यहाँ का चार्ज डेंसिटी अलग है, यहाँ का चार्ज डेंसिटी अलग है, तो जितने भी सरफेसेस आप सोचोगे या जितने भी छोटे छोटे एरियाज आप बनाओगे ना सरफेसेस में, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो अलग होगा। जैसे अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते तो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे कैलकुलेट करते तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और रेडियली आउटवर्ड। तो हमें याद क्या रखना है, जिस भी पॉइंट पर, अब अगर मान लो स्फेरिकल शेप का हमारे पास कंडक्टर होता, स्फेरिकल शेप का कंडक्टर होता तो उसमें तो हर पॉइंट का सिग्मा एक जैसा है, तो वहां पे हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, सेम होता, ठीक है। लेकिन अगर स्फेरिकल शेप नहीं है, अगर कोई भी अनइवन शेप का है, तो वहां का चार्ज डेंसिटी
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर दोगे तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं तो नोट कर लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी एक डेरिवेशन बताऊंगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टर। टॉपिक का नाम क्या है, प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जनरली लोग भूल जाते हैं, छोटा टॉपिक है, पढ़ के लोग भूल जाते हैं, लेकिन 2 साल पहले इसमें क्वेश्चन आ चुका है। 2 साल पहले या 3 साल पहले इससे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अभी भी कुछ क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में जरूर पूछते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर क्यों है, क्या है, पहले अगर इसके बारे में सोचें तो ऐसा समझो, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक एरिया कंसीडर किया इस तरह से, ये जो एरिया है जिसको मैंने ब्लैक से शेडेड कर रखा है, ये एरिया क्या है, डीए लेंथ का एरिया है। अब ये जो एरिया है, ये यहाँ पे जो एरिया है डीए का, इस एरिया को अगर आप सोचोगे तो ये क्या है, ये एरिया ने खुद में एक चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। ये जो एरिया है डीए, ये इसने क्या किया है, खुद में एक चार्ज इनक्लोज करके रखा है इसे। और अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वो जो चार्ज है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए हो जाएगा। अच्छा, और हम ये जानते हैं कि अगर ये एक चार्ज कंडक्टर है, अगर ये एक चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर के कारण अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने अभी डिराइव किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। क्या हमने क्या बोला कि अगर एक कंडक्टर है जिसको आपने चार्ज करके रखा है तो उसके सरफेस पे प्रेशर जनरेट होता है, और वो जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर का वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है, तुम ऐसा सोचो जैसे हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था ना, सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था। सरफेस टेंशन में हम क्या जानते थे कि वो जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन क्या करता था, वो जो वाटर का सरफेस होता था वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता था। क्या उसमें तनाव होता था, तनाव क्यों होता था, क्योंकि वो हमेशा खुद को कंप्रेस करना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि अपने एरिया को कंप्रेस किया जाए। अब एरिया को कंप्रेस करने के लिए उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप होती थी सरफेस टेंशन। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आप चार्ज करना स्टार्ट करोगे वहां पर क्या होगा, चार्जेस के बीच में एक रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। क्या तो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन, वो जो रिपल्शन फोर्स जनरेट होगा उसके कारण क्या होगा, सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो प्रेशर जनरेट हो रहा है अपने को क्या करना है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं, प्रेशर का डेफिनेशन होता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब किस एरिया पे कैलकुलेट करें, तो जो शेडेड एरिया है डीए का, ये स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, स्कूल कॉलेज के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये प्योरली कॉम्पिटिटिव के लिए है, ठीक है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। तो अगर मैं प्रेशर के बारे में लिखूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया किसका, तो ये जो एलिमेंटल एरिया है जिस पे मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं उसका एरिया। अब फोर्स कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिखते हैं dq टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऐसा ही कुछ लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करने का सोचोगे, अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करने का सोचोगे तो प्रेशर के हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हो गया dq। यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज सिग्मा टाइम्स ऑफ dA का चार्ज है क्या, तो चार्ज के प्लेस में रख दो सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, चार्ज के प्लेस में रख दो सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना है, तो फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास फोर्स आ गया, फोर्स को क्या कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, dA से डिवाइड कर देते हैं। this dA will get cancelled from this dA। तो प्रेशर जो ये छोटे से dA एरिया ने एक्सपीरियंस किया है वो कितना आ जाएगा, प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये मेरे पास प्रेशर का वैल्यू आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब ये जो डेरिवेशन मैंने किया है, उनको मैंने जो भी बोला होगा एकदम सही लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसमें थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है, पहले तो यहाँ तो बता लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक बता लेते हैं। ये जो मैंने किया वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो आंसर है वो थोड़ा गलत है। क्यों गलत है वो भी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि आप अगर एक चार्ज कंडक्टर अज्यूम करते हो तो चार्ज कंडक्टर के सरफेसेस में रहता है। अब बिकॉज ऑफ दैट चार्ज इन द सरफेस, सरफेस जो होगा कंडक्टर का वो प्रेशर एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है। अब उस प्रेशर का अपने को क्या करना है, वैल्यू ढूंढना है। अब हम प्रेशर का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जिस एरिया पर मुझे क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है, उस एरिया पर पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब फोर्स को कैसे लिखते हैं, प्रेशर का ये डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को क्या लिखोगे आप, फोर्स के प्लेस में लिखोगे इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे पता है। इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टर के जस्ट बाहर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये शेडेड रीजन वाले चार्ज के कारण भी है, और ये जो बाहर में जो चार्ज है उसके कारण भी है। पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड था इस पॉइंट पर वो कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास फोर्स अगर मुझे लिखना होता तो फोर्स को क्या लिखते हैं, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। अब चार्ज इनटू फोर्स अगर आप करोगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा डीए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज और ये फील्ड डिवाइडेड बाय डीए कर देंगे तो प्रेशर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तो मिस्टेक बहुत ही छोटा सा है लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक है। कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये आंसर जो है वो गलत है। क्यों गलत है बताऊंगा। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि Q1 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, Q1 Q2 Q3 मेरे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि Q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करो। तो क्या करते हैं, मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करना सिखाया था। Q3 के कारण यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2 के कारण यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो अगर मुझे लिखना है फोर्स ऑन चार्ज Q1 तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिखेंगे क्या, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण, ऐसा लिखेंगे क्या। अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है चार्ज Q1 पर, ये जो चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है इस पे अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, नेट फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और उसको क्या कर दो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप लिखोगे ना, ऐसा लिखोगे ना Q1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज वेक्टर में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, जब मैं इसके कारण और इसके कारण Q1 पर फोर्स निकालूंगा ना तो मैं Q1 का फील्ड कंसीडर नहीं करूंगा। याद रखो, जब तुमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था Q और Q, जब तुमने इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हो तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगता है वही देखते हैं ना, इसके कारण इसके खुद पे कोई फोर्स लगता था क्या, एक गिवन चार्ज पर इसके खुद के चार्ज के कारण इसके खुद पे कोई फोर्स लगता था क्या, कभी नहीं। समय को नहीं समझ में आ रहा है ये बात। अरे हम अगर जब बोल रहे हैं कि दो चार्ज का अरेंजमेंट है Q और स्मॉल q, जब मैं बोलूं कि इस पे नेट फोर्स निकालो तो इस पे फोर्स कौन अप्लाई करता था, कैपिटल Q। स्मॉल q खुद पे कोई फोर्स अप्लाई कर सकता है क्या, तुम खुद पे कोई फोर्स लगा सकते हो क्या, तुम ऐसे बैठे हो फोर्स लगा रहे हो ऐसे, सर लगा तो रहे फोर्स, ये लगा तो रहे सर भाई, तुमने फोर्स लगाया तो नेट फोर्स पूरे को जब सिस्टम देखोगे तो तुमने ये थप्पड़ मारा जब खुद को, तो जितना चोट तुम्हें गालों में लगा होगा उतना ही चोट तुम्हारे हाथों में भी लगा होगा क्या, ठीक है। या हो सकता है कि तुम्हें फील कम ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे सेंसिटिविटी पर। लेकिन जब तुम ये थप्पड़ मारोगे खुद को, ये इस तरह से जब तुम थप्पड़ मारोगे तो तुम क्या कर रहे हो, जितना फोर्स तुमने यहाँ पे अप्लाई किया उतना ही फोर्स उधर भी लगा क्या। पूरे सिस्टम को जब एनालाइज करोगे नेट फोर्स 0 है क्या, ये सब मैंने कहानी सुना दिया है भाई पहले, कोई नई कहानी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि
इस स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो किसके कारण है फोर्स? कैपिटल क्यू के कारण। स्मॉल क्यू कभी खुद पे कोई फोर्स लगा सकता है क्या? अर्थ जो है, मान लो ऐसा बोल रहे हैं, अर्थ खुद को ही अर्थ अपने आप तरफ खींच के रखता है क्या? अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, तभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अर्थ की तरफ गिरते रहते हैं। अर्थ खुद को अपनी तरफ खींच रहा है क्या कि नहीं भाई मेरे को तो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं खुद को प्यार कर रहा हूं, मैं खुद को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो ये गलत सोच है। तो यहां पर अगर तुम ये लिखते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ थर्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट चार्ज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो तुम्हारे कांसेप्ट को गलत कर रहा है। जब भी फोर्स निकालेंगे किसी भी गिवन चार्ज पर, तो बाकी के जो चार्जेस हैं उनके ही कारण निकालेंगे। कभी भी कोई चार्ज खुद पर कोई फोर्स लगा नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो अब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो फील्ड लिखा है वो किसके कारण है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो फील्ड लिखा है वो किसके कारण है? वो पूरा चार्ज कंडक्टर के कारण है या सिर्फ इतने चार्ज के कारण? जो मैंने शेडेड रीजन से बनाया है वो सबके कारण है। यहाँ पे जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया है वो तो सबके कारण है ना। सबके कारण मतलब पूरा कंडक्टर के कारण यहाँ पर फील्ड कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में ये जो छोटा सा शेडेड रीजन उसके कारण भी फील्ड आ गया, तो ये तो वैसे ही बात हो गया ना कि चार्ज क्यों खुद पे ही फोर्स लगा रहा है, उसको ही स्टडी कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मैंने जो फील्ड लिखा है ना ये गलत है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो फील्ड है वो पूरे कंडक्टर के कारण है। अब मुझे पूरे कंडक्टर के कारण फील्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पार्ट के कारण फील्ड चाहिए। मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूं, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं। मुझे जो फील्ड चाहिए क्वेश्चन में या प्रेशर कैलकुलेट करने के सिर्फ इतने पार्ट का फील्ड चाहिए। क्यों इतने पार्ट का फील्ड चाहिए? क्योंकि अगर मैं इस पे फोर्स कैलकुलेट करूं और इसी के कारण फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं तो गलत कांसेप्ट हो जाएगा, गलत मतलब हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा मैं इसी में लिख दे रहा हूं, आप क्या रखना अलग से बनाना। अब क्या मिस्टेक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये थप्पड़ वाला एग्जांपल याद रखना। खुद से खुद पर फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है? खुद से खुद पर फोर्स नहीं लगा सकते। अगर खुद से खुद पर फोर्स लगा सकते तो ग्रेविटी की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा अब जो E इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा है उसका वैल्यू ढूंढते हैं। हम क्या जानते हैं कि ये मैंने तुमको इनफाइनाइट शीट का मतलब समझाया। इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब पाताल लोक से धरती लोक नहीं, पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक मैंने शीट बना दिया, वो इनफाइनाइट शीट होता है। जब मैंने तुमको इनफाइनाइट शीट सिखाया था ना वहां पे फील्ड कैलकुलेशन में, तो इनफाइनाइट शीट के कारण जो फील्ड होता था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता था। ऐसा होता था क्या? अब इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक एक शीट बना दो, वो इनफाइनाइट शीट है क्या? नहीं भाई साहब, वो गलत सोचना है। इंफिनिटी जो है वो कंपैरेटिव टर्म है। मैंने हमेशा आपको बताया है इनफाइनाइट जो है वो एक कंपैरेटिव टर्म है। अब बेस्ट एग्जांपल होता है सैलरी, लोगों की सैलरी। अभी तुम्हारे सैलरी के हिसाब से मेरी सैलरी इनफाइनाइट होगी। तुम्हें वो 1 रुपए कोई अगर दान दे देता होगा तो तुम्हारे सैलरी के हिसाब से मेरी सैलरी इनफाइनाइट होगी। लेकिन सत्या नडेला के सामने, मतलब मेरे सामने सत्या नडेला की सैलरी जो है वो इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है क्या? कंपैरिजन टर्म लेते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो डी है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में डी बहुत छोटा है। अगर मान लो डी छोटा है, मान लो डी छोटा है, कितना रख लेते हैं, मान लो एरिया है ना, तो डी मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 1 सेंटीमीटर के सामने तुम खुद से बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सामने अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम रख दूं तो उस 1 एंगस्ट्रॉम के सामने 1 सेंटीमीटर इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक जो चार्ज है या यहां से यहां तक जो शीट है वो भी इनफाइनाइट चार्ज या वो भी इनफाइनाइट चार्ज शीट हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसके डायमेंशन के सामने जहां पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है वो बहुत ही छोटा है, तो ये इसको इनफाइनाइट शीट के जैसा बिहेव कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा एक इनफाइनाइट शीट है
और इसका जो डायमेंशन था वो सेंटीमीटर्स में था। अगर ये सेंटीमीटर्स में है और मैं एक ऐसे पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं जो इस शीट से कुछ माइक्रोमीटर्स या कुछ नैनोमीटर्स के सेपरेशन में है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस शीट के सामने वो जो सेपरेशन होता, इस शीट के सामने वो जो सेपरेशन होता वो क्या होता, इनफिनाइट होता। उल्टा हो गया, उस सेपरेशन के सामने ये जो शीट होता वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो डीए है यहां पर दो ऐसा लिखेंगे, दो डीए is very small, though dA is very small, though dA is very small, but for a point very close to dA, very close to dA, it can assume to be infinite. It can assume to be an infinite sheet. इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक इनफाइनाइट शीट मान सकता हूँ। अब अगर ये इनफाइनाइट शीट है, एकदम ध्यान से देखना है, अगर ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो फील्ड है जैसे E अपॉन एप्सिलॉन, ये बाहर का जो कंडक्टर है, ये ग्रीन वाला जो कंडक्टर है उसके कारण की फील्ड होता और इस शीट के कारण की फील्ड होता क्या। मान लो ये पॉइंट P है, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नेट फील्ड एट पॉइंट P जो है, नेट फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो क्या हो जाएगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डीए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द चार्ज, रेस्ट ऑफ द चार्ज। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डीए एलिमेंट के कारण जो फील्ड है वो हो जाएगा प्लस रेस्ट ऑफ द चार्ज के कारण फील्ड हो जाएगा। अब नेट फील्ड पॉइंट P पर कितना है, नेट फील्ड पॉइंट P पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो यहां पे रख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए के कारण नेट फील्ड कितना है, डीए के कारण नेट फील्ड जो होगा, अब ये इनफाइनाइट शीट अगर मैं मान रहा हूं, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इनफाइनाइट शीट के कारण जो फील्ड लिखते हैं तो वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ चार्ज, रेस्ट ऑफ द चार्ज। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक field because of rest of charge, रेस्ट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड आ रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का है, और यही वो फील्ड है ना जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन तुम्हारे कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, लेकिन ये कांसेप्ट समझना बहुत ही काम का है भाई साहब, ये कांसेप्ट समझना बहुत ही काम का है। डेरिवेशन तुमसे किसी भी एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए क्योंकि इसको मिला के वो क्वेश्चन बनाते हैं। वो तुमसे पूछेंगे कि अगर यहाँ पर तुम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो किस फोर्स के कारण प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन में, ग्रीन वाले रीजन में यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट किया था उस फील्ड के कारण इस दिए वाले चार्ज में जो फोर्स जनरेट होगा मैं उसके कारण प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो भी तुमने फॉर्मूला किया ना dq into E इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं इसको रब कर दूंगा, इसका मेरा काम नहीं है, तुम स्क्रीन पॉज करना और नोट करना, लेकिन बहुत ही भारी लाइन में लिखा हुआ है। अब जो मैं रब करने वाला हूँ ये बहुत ही मुश्किल लाइन है, बहुत ही भारी लाइन है, सबके बस की बात नहीं है समझना। अब अगर ये भारी लाइन में रब कर दूं, भारी है, भारी मतलब वेट रखता है ये बात, ठीक है, भारी मतलब ये नहीं कि बहुत ही भारी है सर हमको तो आएगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा हमको, तो नहीं समझ में आ रहा है 10 बार देखो लेक्चर, इतनी बार लेक्चर देखो कि समझ में आ जाए, याद हो जाए, इतनी बार देखो लेक्चर, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर 10 बार देखो, 20 बार देखो, जितनी मर्जी देखो। फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा dq टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा dq टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अगर लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा क्या, मैं फील्ड क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फोर्स हो गया, ठीक है, अगर ये
इनटू, अब dq का वैल्यू कितना आएगा, तो प्रेशर लिख देते हैं। अगर प्रेशर अगर मैं लिखूं तो प्रेशर कितना आ जाएगा, ये चल के यार, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू लिखूं तो प्रेशर क्या लिखूंगा, dq के प्लेस में लिखो, dq मतलब इस शेडेड रीजन में जो चार्ज है, ब्लैक से जो शेड किया है, शेडेड रीजन में जो चार्ज है वो सिग्मा टाइम्स ऑफ dA का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर होता है, dA से d अगर आप कैंसिल कर दोगे तो जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज कंडक्टर वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा चार्ज कंडक्टर वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये प्रेशर और वो क्या क्या बोलते हैं, स्टोव बबल मिला के क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन देखना हो तुमको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। अब जिसको स्टोव बबल का ज्ञान हो, एक्सेस प्रेशर का ज्ञान हो, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ज्ञान हो, वही क्या कर पाएगा, इसको सॉल्व कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, ये प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ही छुटकू सा कंसेप्ट है, बहुत ही छुटकू सा कंसेप्ट है, तुरंत गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लेंगे इतना, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले इसको मैं पॉज करके रब कर लूं, फिर आगे देखते हैं, फिर कंडक्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है, स्फीयर। मैंने कुछ लोग ऐसे डाउट पूछते रहते थे कि सर स्फीयर है, एक एकदम अलग सा सेक्शन है स्फीयर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ये कंडक्टर के बाद क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट जो होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार अगर आपको कंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज याद हो जाए तो आपके लिए सेक्शन क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब स्फीयर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, अलग से क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी वेराइटीज स्फीयर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वेराइटीज है। क्या क्या वेराइटीज हो सकती है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्फीयर मेरे पास हो सकता है वो क्या हो सकता है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर होगा। सॉलिड स्फीयर, अगर मैं बात करूं इसमें वैरायटी की तो सबसे पहला वैरायटी जो होगा वो होगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मतलब सॉलिड है, पूरा 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है, और वो कंडक्टिंग होगा, मतलब कंडक्टर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इसको शेल भी बोलते हैं। कंडक्टिंग हॉलो शेल मतलब क्या है, कंडक्टर है, सरफेस जो है वो कंडक्टर है, लेकिन वो अंदर से खाली है, अंदर में कुछ नहीं है, अंदर को पूरा खाली है। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट और कैसा हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तीसरा वैरायटी कैसा बोल रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, और इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग शेल बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग शेल। ये कैसा शेल है, ये कंडक्टिंग शेल है, ये है कंडक्टिंग शेल, और इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा शेल है, नॉन कंडक्टिंग। ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग शेल। ये मेरे पास हॉलो शेल को बोल दिया मैंने, हॉलो शेल मतलब कंडक्टिंग अगर है तो कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है अगर तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग शेल। इसमें एक और वैरायटी हो सकता है, एक और वैरायटी क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो टोटल ना ये 4 तरह के हमारे पास स्फीयर्स होंगे जिनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब एक एक करके इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मैंने बोला कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मतलब ये अंदर में कैसा है, पूरा सॉलिड है, अंदर से पूरा क्या है, सॉलिड है, 3 डायमेंशन है, इसका वॉल्यूम मिलेगा आपको। और यहां पर मान लो अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग शेल,
मैंने इसको कोई चार्ज दिया क्यू अमाउंट का, बाहर से अगर आप इसको कोई चार्ज क्यू अमाउंट का दोगे तो ये जो क्यू अमाउंट का चार्ज है वो इसके सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा था ना, कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर है और कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो कुछ भी हो, तो जब भी जो आप एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करोगे वो उसके सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड कंडक्टर था उसका जो चार्ज अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर मान लो कंडक्टिंग हॉलो शेल होता, मतलब अंदर से हॉलो है, अगर ये हॉलो शेल होता और तुमने इसमें क्या किया, चार्ज क्यू प्रोवाइड किया, तो फिर से वो जो चार्ज है, फिर से वो जो चार्ज है वो उसके सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्यू अमाउंट का चार्ज अब यहां पर भी सॉलिड कंडक्टिंग हो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में अगर आप चार्ज प्रोवाइड करोगे, चार्ज तुम कहीं पे भी, चार्ज तुम यहां पे रखो वो पूरा अपने आप खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज यहां पे रखो वो पूरा खुद ब खुद अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कंडक्टर में क्या होती है, कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अगर कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं तो तुम किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज रखोगे, मान लो तुमने क्यू चार्ज इस वाले पॉइंट पे दिया, खुद ब खुद चार्जेस पूरे सरफेस में अरेंज हो जाएंगे क्या। इसमें अगर तुमने क्यू चार्ज, अभी ये भी क्या, अभी भी तो ये कंडक्टर है, अगर इसमें तुमने क्यू चार्ज रखा तो फिर से वो क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या पूरे में। अब अगर मैं बोलूं कि नॉन कंडक्टर है मेरे पास, अगर नॉन कंडक्टिंग शेल है, अब नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चार्जेस को कंडक्ट करेगा क्या, नहीं, मतलब जिस रीजन में तुमने चार्ज दिया, अगर तुमने चार्ज रखा होगा यहाँ पे क्यू अमाउंट का चार्ज अगर भेजा होगा तो ये क्यू अमाउंट का चार्ज यहीं पे कंसंट्रेट होकर रह जाएगा क्या। इस वाले केस में और इस वाले केस में कंडक्टर्स थे, तो तुम चार्ज किसी भी रीजन में रखो वो पूरे सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ले लो, अभी ये क्या है, हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ले लो और तुमने अगर उसके सरफेस पे चार्ज क्यू दे दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा क्या, नहीं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो वो क्या हो जाता, वो तो कंडक्टर हो जाता। अब अगर चार्ज मूव नहीं कर सकता मतलब वो क्या है, वो एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल है तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि क्यू जो होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मुझे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कराना था मान लो इवन, मैं चाहता हूं कि ये जो क्यू चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होके ना रहे, वो हर एक पॉइंट्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर मैं ऐसा चाहता हूं। अब अगर ये हर एक पॉइंट्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट में कराना मैं चाहता हूं तो मुझे खुद से चार्जेस रखने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा गम, किस बात का गम, मैं लूंगा गम चिपकाने वाला, मैं लूंगा चिपकाने वाला गम और क्या करूंगा, चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा हर जगह इवनली। मतलब जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर खुद से खुद हुआ था कंडक्टर के केस में, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब क्यू अमाउंट जो चार्ज है उसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इन दोनों में और इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, देखो ये सॉलिड हो या हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज क्यू दोगे इसके भी सरफेस में आ जाएगा, खुद से खुद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज क्यू दोगे इसके सरफेस में खुद से खुद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस केस में तुमने जहां पे चार्ज दिया होता वहीं पे चार्ज रुक गया होगा क्या, तो मैं चाहता हूं कि नहीं चार्ज में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा गम। अब लेंगे गम और चिपका देंगे चार्ज को इसके पूरे सरफेस में। अब ऐसा चिपका दिया मैंने चार्ज सच दैट जितना चार्ज डेंसिटी उसका था उतना ही चार्ज डेंसिटी इसका है, उतना ही चार्ज डेंसिटी इसका है। अब सिंस ये अंदर में खाली है, अगर ये अंदर में खाली है तो जो भी चार्ज होगा वो बाहर ही हो सकता है, यहीं पे अंदर हो जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे सिग्मा, यहाँ पे भी चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिफाइन करेंगे सिग्मा, यहाँ पे भी चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिफाइन करेंगे सिग्मा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जब आप चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप थ्रू आउट द सरफेस चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या। अगर ये सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है तो जो भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब अगर आपने चार्जेस को थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा
वो रो का मिलेगा क्या? रो क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज पूरे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है, खुद से नहीं होगा। आप क्या करोगे? चिपकाना स्टार्ट करोगे। आप पूरे पूरे स्फीयर में, स्फीयर के हर एक पॉइंट्स में चार्जेस चिपकाना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर हॉलो था, हॉलो था मतलब अंदर में कुछ जगह था ही नहीं। अगर अंदर में कुछ जगह नहीं था तो जो भी चार्ज हम चिपका सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? सरफेस में चिपका सकते हैं। तो चार्ज को अगर सरफेस में चिपकाओगे तो यहाँ पे भी आप क्या डिफाइन करोगे? सिग्मा। यहाँ पे तो, और अगर कंडक्टिंग होता है तो खुद ब खुद क्या होता है? सरफेस में अरेंज हो जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का सिग्मा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? स्फेरिकल शेप के है। तो अगर आप इन पूरे को जनरलाइज करके सोचोगे ना तो एक्चुअल में तुम्हारे पास दो तरह के स्फीयर है। अब बोले सर, अभी तो आपने बोला कि चार तरह के स्फीयर है और चार तरह के आपने लिखे भी हैं। अब दो तरह के स्फीयर में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है वैसा ही यहां पर है, वैसे ही यहां पर है। मतलब ये तीनों नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, ये तीनों एक ही बात है। अब मैं तीनों में से किसी के बारे में पढ़ूंगा ना, तीनों की कहानी एक चलेगी। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, सॉरी नॉन कंडक्टिंग, स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, तीनों की कहानी एक जैसी चलेगी क्या? अब तीनों की कहानी एक जैसी क्यों चलेगी? क्योंकि तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक जैसा है। बस अकेला कौन चलेगा? अकेला चलेगा सॉलिड्स के। और मैं बोलूं ये मुन्ना झुंड में जो सुअर आते हैं, ये जो झुंड में जो सुअर आते हैं ना, इसमें क्वेश्चन नहीं आते। अकेला जो शेर आएगा ना, इसमें क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन इस शेर पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो झुंड में तो सुअर, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है और यही क्वेश्चन लेके आता है, भर भर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसका इन सब का डेरिवेशन ऐसा नहीं कि इसमें एकदम ही क्वेश्चन नहीं आएगा, इन सब का डेरिवेशन प्रॉब्लम कंसेप्ट भी कराऊंगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये हमारे फिल्म का हीरो होगा, ये हीरो। ठीक है, एक तो इसके कैलकुलेशन भी मुश्किल होंगे, समझदारी भी, इसमें समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ये सब समझ जाओगे। तुम्हें लगेगा बच्चों को खेले सर कंडक्टर को पढ़ लिया है, सारी प्रॉपर्टी जानते हैं कंडक्टर का, पूछो तो आपने पढ़ाया है, सब जानते हैं भाई। समझ में आया? तो अब चैप्टर 2 इसमें बढ़ गया, 1 2 3, ये तीन का एक ग्रुप और ये अकेला, और ये अकेला इन सब पे भारी है भाई, ये अकेला इन सब पे भारी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैसे भारी है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को रिकॉर्ड करूंगा। टेस्ट इस बार नहीं ले रहा, एक बार ये कंडक्टर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तो एक बार टेस्ट होगा, मतलब इसके नेक्स्ट वाले संडे में टेस्ट होगा। ठीक है, इस संडे नहीं रहेगा, नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा। चलो इतना ही रहने देते हैं।